हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है जीनर डायोड। एक जीनर डायोड एक खास तरीके का डायोड होता है। इसे खास तरीके से बनाया जाता है। तो जीनर डायोड एक स्पेशली फैब्रिकेटेड डायोड है। स्पेशली फैब्रिकेटेड डायोड होने का मतलब ये एक खास तरीके से बनाया हुआ डायोड है। तो आखिर क्या खासियत है इस डायोड में? इस डायोड में खासियत ये है कि इसमें जो इम्प्योरिटी डाली जाती है वो इम्प्योरिटी काफ़ी हाई होती है। यानी इसमें जो डोपिंग की जाती है वो नॉर्मल डायोड के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा डोपिंग होती है। तो नॉर्मल डायोड में जितनी डोपिंग होती है उससे लगभग लगभग ऐसा समझ लो कि 100 गुना ज़्यादा डोपिंग जीनर डायोड में होती है। और दूसरी बात, जीनर डायोड आसानी से जलता नहीं है, जल नहीं जाता। नॉर्मल डायोड जल जाता है, बर्न हो जाता है, खराब हो जाता है। जीनर डायोड रिवर्स बायस में आसानी से जलता नहीं है, खराब नहीं होता आसानी से। तो जीनर डायोड एक खास तरीके से बनाया हुआ डायोड है। इसमें जो डोपिंग होती है काफी हाई होती है और जीनर डायोड का इस्तेमाल रिवर्स बायस में किया जाता है। चिल्ड्रन, जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड कुछ खास कमाल नहीं करता। फॉरवर्ड बायस में जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है। तो इन फॉरवर्ड बायस, या लिख लीजिए, इन फॉरवर्ड बायस जीनर डायोड वर्क्स जस्ट लाइक नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड। लेकिन रिवर्स बायस में जीनर डायोड बहुत काम का होता है। तो चिल्ड्रन, जीनर डायोड में ये जो हाई डोपिंग होती है, इस हाई डोपिंग की वजह से जो डिप्लीशन रीजन होता है वो डिप्लीशन रीजन बहुत पतला हो जाता है। देखो क्यों। और हाँ, जीनर डायोड का सिंबल है नॉर्मल डायोड के सिंबल जैसे ही होता है, बस एंड में इसमें ऐसा कुछ ये जेड जैसा दिखता है थोड़ा बहुत। तो चलन, डायोड में जीनर डायोड को हाईली डोप्ड किया जाता है। तो हाई डोपिंग की वजह से क्या होगा? ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या होगा? सपोज ये पी साइड है और ये एन साइड है, तो यहां बहुत ज्यादा होल हो जाएंगे। देर विल बी लॉट ऑफ होल्स ऑन पी साइड। बहुत भीड़ हो जाएगी होल्स की पी साइड में, और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ हो जाएगी। तो जो डिप्लीशन रीजन है, आप देख सकते हो, जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन बहुत पतला बनेगा। तो डिप्लीशन रीजन विल बी वेरी थिन। तो हाई डोपिंग की वजह से डिप्लीशन रीजन पतला बन जाता है। अब चिल्ड्रन, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन थिन है, तो इस थिन डिप्लीशन रीजन में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हाई होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी। तो अगर आप डिस्टेंस कम कर रहे हो, आप डिप्लीशन रीजन को पतला बना रहे हो, तो अगर डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। तो डिप्लीशन रीजन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो बिकॉज ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन रीजन बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। लगभग लगभग 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड इस पतले से डिप्लीशन रीजन में बनता है। अब चिल्ड्रन, अगर मैं इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, यानी इसके करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस में तो ये किसी भी नॉर्मल डायोड की तरह ही दिखेगा। तो इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट का जो डायग्राम है फॉरवर्ड बायस में, आप देख सकते हैं ये ग्राफ नॉर्मल डायोड जैसा ही है। अब चिल्ड्रन, रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में थोड़ा सा लीकेज करंट फ्लो होता है। ये तो आप जानते ही हो कि रिवर्स बायस में थोड़ा सा लीकेज करंट तो फ्लो होता ही है। और जीनर डायोड में अचानक एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद रिवर्स बायस में करंट बहुत ज्यादा फ्लो होने लगता है। तो इस डायग्राम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये नॉर्मल डायोड का ही वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉर्मल डायोड का ही वोल्टेज करंट के कैरेक्टरिस्टिक जैसा दिख रहा है।
लेकिन चिल्ड्रन नॉर्मल डायोड में इस वोल्टेज को कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, लेकिन जीनर डायोड में इस वोल्टेज को कहा जाता है जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। सिर्फ जीनर वोल्टेज नहीं कहा जाता, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। नॉर्मल डायोड में इस वोल्टेज को क्या कहा जाता था? ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर डायोड में इस वोल्टेज को क्या कहा जाता है? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और चिल्ड्रन ये जो पार्ट है, जब जीनर डायोड इस रीजन में काम करता है तो उसे हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन रीजन। इस ग्राफ के इस एरिया को हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन रीजन। तो चिल्ड्रन जीनर डायोड को रिवर्स बायस में इस रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो जीनर डायोड है उसको हम सबसे पहले रिवर्स बायस बनाते हैं और रिवर्स बायस में उसे हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचाते हैं और जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंचाने के बाद जीनर डायोड को इस रीजन में ऑपरेट किया जाता है। और हाँ चिल्ड्रन, नॉर्मल डायोड इस रीजन में ऑपरेट होगा तो जल जाएगा, खराब हो जाएगा, पर जीनर डायोड इस रीजन में खराब नहीं होता क्योंकि उसे खास तरीके से बिल्ड किया जाता है। तो जीनर डायोड को किस रीजन में ऑपरेट किया जाता है? रिवर्स बायस में जीनर ब्रेकडाउन रीजन में उसे ऑपरेट किया जाता है। यानी वोल्टेज रहता है, जीनर डायोड का वोल्टेज होता है इतना और करंट होता है इतना। ओके, इतने करंट्स होते हैं और इस वोल्टेज पे जीनर डायोड काम करता है। अब चिल्ड्रन आखिर खास क्या है इसमें, अलग क्या है नॉर्मल डायोड से? दिख तो ये नॉर्मल डायोड जैसे ही रहा है, फिर इसका नाम सादा सिंपल ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों नहीं रखा? इसका नाम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्यों रखा? और इस रीजन को खास नाम देने की क्या जरूरत थी? जीनर ब्रेकडाउन रीजन, ये नाम देने की क्या जरूरत थी? तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो चिल्ड्रन ये देखिए, ये एक नॉर्मल जीनर डायोड है, इसे मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। पी साइड कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव से, एन साइड कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव से। ये रिवर्स बायस में जीनर डायोड को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब होता क्या है चिल्ड्रन, अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना हो जाए, वीजेड मतलब जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर ये एक्सटर्नल वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना हो जाए तो देखो क्या होगा। आप तो जानते ही हो यहां पे डिप्लीशन रीजन होता है और ये डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होता है। जीनर डायोड में ये डिप्लीशन रीजन बहुत थिन होता है। तो इस पतले से डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बहुत पावरफुल बनेगा। तो आपने वोल्टेज बढ़ाते गए, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाते गए। रिवर्स बायस में वोल्टेज आपने तब तक बढ़ाया जब तक रिवर्स बायस का वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना नहीं हो गया। जैसे ही रिवर्स बायस का वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना होगा तो देखो क्या होगा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। ये जो D है, ये जो गैप है, ये छोटा है और ऊपर से वोल्टेज आपने बढ़ा के जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना पहुंचा दिया है। तो वोल्टेज आप बढ़ाते गए तो D तो कम है, वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई बनेगा। तो यहां पे एक जबरदस्त हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ होता है। अब चिल्ड्रन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जबरदस्त हाई हो जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो जाए तो क्या होगा? तो चिल्ड्रन यहां पे सिलिकॉन के नॉर्मल एटम्स होते हैं, डिप्लीशन रीजन में नॉर्मल बेचारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। वो जो सिलिकॉन के एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट तोड़ के बाहर आ जाएंगे।
तो क्या होगा जीनर ब्रेकडाउन रीजन में? इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट से तोड़ के बाहर ले आएगा। इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो एक बार फिर से बता देता हूं, अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे और जब ये रिवर्स बायस वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स चुपचाप चुपचाप अपने ऑर्बिट में घूम रहे थे ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक फील्ड खींच के बाहर निकाल लेगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा सकता है, तो इतना जबरदस्त फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भागना चालू कर देंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के इस डायरेक्शन में भागना चालू कर देंगे। इस डायरेक्शन में क्यों भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ होता है डायोड में, याद रखना है आपको, डायोड में इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में स्ट्रांग होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स खिंच के इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख देता हूं यहां पे। तो ये जो लाइंस बनाई हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, और वोल्टेज बढ़ने और गैप कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जबरदस्त स्ट्रांग हो जाएगा। इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींच के रिप ऑफ करके ले जाएगा। और चिल्ड्रन, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकलेंगे बाहर तो हम कहते हैं हाई करंट फ्लो होने लगेगा। करेक्ट, हाई करंट फ्लो होने लगेगा और जो डायोड है वो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में एंटर कर जाएगा। अब चिल्ड्रन याद करो, नॉर्मल डायोड, नॉर्मल डायोड में एक साथ इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते ऐसे। नॉर्मल डायोड में एक इलेक्ट्रॉन घुसता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालता है, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। एक एवलांच जैसा क्रिएट हो जाता है। तो नॉर्मल डायोड में एवलांच ब्रेकडाउन होता है, जबकि जीनर डायोड में ऐसा नहीं होता। जीनर डायोड में सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक साथ खच्च से बाहर निकलते हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे नॉर्मल डायोड में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को ठोक के निकालता है, फिर वो 2 4 को निकालते हैं, 4 8 को निकालते हैं, 8 16 को निकालते हैं। इस तरह से एक एवलांच क्रिएट हो जाता है। तो नॉर्मल डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है उसे एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, जबकि जीनर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये एवलांच नहीं है, ये एक साथ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इसे कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बायस में इस कारण की वजह से जीनर डायोड जीनर ब्रेकडाउन रीजन में घुस जाता है। तो चलो एक बार फिर से मैं आपको पिछला पेज दिखा देता हूं। ये था वीआई कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बायस में तो ये नॉर्मल डायोड की तरह काम कर रहा था, लेकिन रिवर्स बायस में देखिए, जैसे ही वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना पहुंचा रिवर्स बायस में, अचानक से जबरदस्त करंट फ्लो होने लगा रिवर्स बायस में। तो यही मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन रिवर्स बायस एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स वेरी हाई। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल्स आर पुल्ड आउट ऑफ देयर शेल्स, और इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर खींच लिए जाते हैं। ड्यू टू दिस अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द डायोड। द वोल्टेज एट विच दिस ऑकर्स इज कॉल्ड एज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसको जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहेंगे और इस रीजन को जीनर ब्रेकडाउन रीजन कहेंगे। और जीनर डायोड को इसी रीजन में इस्तेमाल करने का फायदा है, बताता हूं कैसे और क्यों। जीनर डायोड को यहीं क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अब हम ये सीखेंगे। तो चलन एक बार फिर से आपके सामने जीनर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। इस वोल्टेज को हम कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या VZ। आखिर क्या कारण है कि जीनर डायोड को इस रीजन में इस्तेमाल किया जाता है? चलन बहुत ही ध्यान से सुनना, जीनर डायोड को इस रीजन में इस्तेमाल करने का क्या रीजन है, जरा ध्यान से देखो इस रीजन की खासियत। इस रीजन की खासियत ध्यान से देखो। इन जीनर ब्रेकडाउन रीजन, अगर जीनर डायोड को इस रीजन में ऑपरेट किया जाए तो इस रीजन में देखो वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है,
इस पॉइंट का वोल्टेज भी VZ है, इस पॉइंट का वोल्टेज भी VZ है, इस पॉइंट का वोल्टेज भी VZ है, इस पॉइंट का वोल्टेज भी VZ है। देखो इन सारे पॉइंट्स का वोल्टेज VZ है। यानी इन जीनर ब्रेकडाउन रीजन वोल्टेज ऑफ जीनर डायोड remains constant and equal to VZ। VZ मतलब जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस रीजन की खासियत यह है कि अगर जीनर डायोड को इस रीजन में इस्तेमाल किया जाए, अगर जीनर डायोड को जीनर ब्रेकडाउन रीजन में इस्तेमाल किया जाए, इस रीजन में इस्तेमाल किया जाए, तो जीनर डायोड का वोल्टेज बदलता नहीं है, सेम रहता है। देखो इस पूरे रीजन में जीनर डायोड का वोल्टेज बदल नहीं रहा है, जीनर डायोड का वोल्टेज सेम रहता है। तो खासियत क्या है जीनर ब्रेकडाउन रीजन की? जीनर ब्रेकडाउन रीजन में अगर जीनर डायोड को इस्तेमाल किया जाए तो जीनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। बस यही खासियत है, इसी कारण की वजह से जीनर डायोड को इस रीजन में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो इस फैक्ट का हम किस तरह से फायदा उठाते हैं, इस बात का, इस रीजन का किस तरह से फायदा उठाते हैं, ये देखो। तो जीनर ब्रेकडाउन रीजन में जीनर डायोड का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इस बात का फायदा उठाया जाता है इस एप्लीकेशन में, जीनर डायोड एज वोल्टेज रेक्टिफायर। ओ सॉरी, गलती से रेक्टिफायर लिख दिया, एज वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? चिल्ड्रन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में जो आने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। घर पे आना चाहिए 240 वोल्ट, पर कभी कभी ऐसा होता है कि 240 की जगह 230 वोल्ट आ जाता है, 250 वोल्ट आ जाता है, 270 वोल्ट आ जाता है। कभी कभी घर का वोल्टेज अचानक से डिम हो जाता है, कभी कभी घर पे वोल्टेज अचानक से बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह से वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, अगर आपके घर पे आने वाला वोल्टेज ऊपर नीचे होगा, तो आपके घर में जो सेंसिटिव डिवाइसेस लगे हैं, जो टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, एसी लगा है, वो खराब हो सकते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मेंटेन करता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर टेक्स इन अनरेगुलेटेड वोल्टेज। अनरेगुलेटेड का मतलब, अनरेगुलेटेड मतलब ऐसा वोल्टेज जो एब्रप्टली चेंज हो जाए, जो अपने आप ऊपर नीचे हो जाए, जो थोड़ा गड़बड़ हो जाए। जैसे आपके घर में अचानक कभी कभी लाइट डिम हो जाती है, या कभी कभी अचानक बहुत जोर से इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी घर पे पहुंच जाती है। तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज का मतलब है अनस्टेबल वोल्टेज, ऐसा वोल्टेज जो ऊपर नीचे हो सकता है। तो वोल्टेज रेगुलेटर अनरेगुलेटेड वोल्टेज को लेता है एंड गिव्स रेगुलेटेड वोल्टेज इन आउटपुट। रेगुलेटेड वोल्टेज मतलब स्टेबल वोल्टेज, यानी इनपुट में वोल्टेज रेगुलेटर के, वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट में कभी 230 वोल्ट आ जाएगा, कभी 240 वोल्ट आ जाएगा, कभी 250 वोल्ट आ जाएगा, कभी 260 वोल्ट आ जाएगा, कभी 200 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन इसके आउटपुट में कांस्टेंट 240 वोल्ट ही मिलेगा आपको। तो क्या करता है वोल्टेज रेगुलेटर? अनस्टेबल वोल्टेज लेके स्टेबल वोल्टेज में उसे कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा वोल्टेज जो ऊपर नीचे हो रहा था, जो फ्लक्चुएट हो रहा था, जो चेंज हो रहा था, ऐसे वोल्टेज को लेके वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा वोल्टेज बना देता है जो स्मूथ है, चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वोल्टेज रेगुलेटर समझ में आ गया होगा। अब जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कैसे करता है? तो चिल्ड्रन, मान लो ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, मतलब ये वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। ओके,
ये वोल्टेज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। तो ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी डिम हो सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। तो चिल्ड्रन सपोज अनरेगुलेटेड वोल्टेज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। ओके, सपोज अनरेगुलेटेड वोल्टेज इंक्रीजेस सडनली। सपोज अनरेगुलेटेड वोल्टेज अचानक से ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? तो चिल्ड्रन कॉमन सेंस है, अगर ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, इट्स कॉमन सेंस, अगर ये वोल्टेज बढ़ जाएगा तो यहां से पास होने वाला करंट बढ़ जाएगा। तो अगर अनरेगुलेटेड वोल्टेज बढ़ गया, अगर अनरेगुलेटेड वोल्टेज बढ़ गया तो करंट आई इंक्रीज हो जाएगा, देन करंट आई विल इंक्रीज। और चिल्ड्रन अगर ये बढ़ा हुआ करंट आपके लोड में पहुंच गया, लोड मतलब एक ऐसी चीज जो आपने कनेक्ट की हुई है जीनर डायोड के साथ, ये एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, महंगा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो अगर ये बढ़ा हुआ करंट आपके लोड में घुस गया, आपके टीवी में घुस गया, आपके फ्रिज में घुस गया, तो आपका टीवी उड़ जाएगा, फ्रिज उड़ जाएगा। तो देखो जीनर डायोड क्या कमाल करता है। मान लेते हैं यहां से नॉर्मल करंट है, नॉर्मल वैल्यू आई एन मतलब नॉर्मल वैल्यू, जो करंट की नॉर्मल वैल्यू है वो है 20 मिली एम्पियर। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, एक्सप्लेनेशन है। तो मान लेते हैं नॉर्मली जब ये वोल्टेज सही हो तो यहां से 20 मिली एम्पियर आता है, इसके पास चला जाता है 6 मिली एम्पियर और इसके पास चला जाता है 14 मिली एम्पियर। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, एग्जाम्पल है। तो नॉर्मल केस में 20 मिली एम्पियर यहां से आना चाहिए, 14 मिली एम्पियर लोड के पास चला जाना चाहिए और 6 मिली एम्पियर जीनर डायोड के पास चला जाना चाहिए। पर अचानक से गड़बड़ हो गई, अनरेगुलेटेड वोल्टेज बढ़ गया। अब यह वोल्टेज बढ़ने के कारण जो इंक्रीज करंट है, नया करंट है, वो हो गया 25 मिली एम्पियर। तो नॉर्मली 20 मिली एम्पियर जाना चाहिए पर जा रहा है 25 मिली एम्पियर। तो एक्स्ट्रा करंट है, बढ़ गया करंट। ओके, अब अगर ये बढ़ा हुआ करंट लोड के पास चला गया, टीवी के पास चला गया, फ्रिज के पास चला गया, उसकी कॉइल को जला सकता है, टीवी को उड़ा सकता है, एसी को खराब कर सकता है। तो चिल्ड्रन जीनर डायोड क्या करता है, जीनर डायोड विल absorb the increase in current। तो जीनर डायोड क्या करता है, देखो नॉर्मल कंडीशन में 20 मिली एम्पियर आना चाहिए, जीनर के पास 6 जाना चाहिए, लोड के पास 14 जाना चाहिए। पर हुआ क्या, अनरेगुलेटेड वोल्टेज बढ़ गया, 20 की जगह करंट पहुंच गया 25। अब जीनर डायोड क्या करता है, जीनर डायोड लोड को बोलता है भाई तू टेंशन मत ले, ये जो बढ़ा हुआ 5 मिली एम्पियर है वो मैं अपने अंदर ले लूंगा। तो अगर 20 मिली एम्पियर नॉर्मल है तो जीनर डायोड अपने अंदर 6 मिली एम्पियर लेता है। लेकिन अगर बढ़ गया करंट, करंट बढ़ के 25 मिली एम्पियर हो गया, तो उस केस में जीनर डायोड बढ़ा हुआ करंट खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, 25 में से 11 मिली एम्पियर खुद रख लेगा और डिवाइस के पास 14 मिली एम्पियर ही पहुंचने देगा। तो ये एक्स्ट्रा जो करंट है वो खुद एब्जॉर्ब करके डिवाइस के पास नॉर्मल करंट ही पहुंचने देता है। तो डिवाइस उड़ेगा नहीं, डिवाइस खराब नहीं होगा। और जीनर डायोड तो बना ही है रिवर्स बायस में काम करने के लिए, उसको स्पेशली डिजाइन किया गया है कि वो ना उड़े, तो जीनर डायोड भी नहीं उड़ेगा। तो अगर यहां से करंट एक्स्ट्रा आया तो उस एक्स्ट्रा करंट को जीनर डायोड अपने अंदर खींच लेगा और लोड के पास वही करंट जाने देगा जितनी लोड को जरूरत है। यानी लोड का वोल्टेज चेंज नहीं होने देगा, लोड का करंट चेंज नहीं होने देगा।
तो Zener diode will absorb the increase in current and pass the necessary current to the load. लोड तक जितना जरूरी है उतना ही करंट जाने देगा. तो Zener डायोड एक्स्ट्रा करंट आया तो एक्स्ट्रा करंट खुद संभाल लेता है अपने अंदर, और लोड के पास जो नॉर्मल करंट है वो जाने देता है. अब चिल्ड्रन आपको है ना, मैं एक कुछ आउट ऑफ सिलेबस बात भी बता दूं कि क्यों Zener डायोड ये एक्स्ट्रा करंट खुद के अंदर समा लेता है. ऐसा क्या होता है कि Zener डायोड ये एक्स्ट्रा करंट खुद के अंदर ले लेता है. देखो इसका रीजन ये है, सबसे पहले ये Zener डायोड रिवर्स बायस में होना चाहिए. मतलब ये जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है उसका प्लस यहां होना चाहिए, माइनस यहां होना चाहिए. क्योंकि देखो प्लस कनेक्टेड विद Zener डायोड का नेगेटिव, माइनस कनेक्टेड विद Zener डायोड का पॉजिटिव. तो सबसे पहले तो अनरेगुलेटेड वोल्टेज का प्लस यहां और माइनस यहां पे होना चाहिए. अब मैं जो बात बता रहा हूं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आपको लग सकती है. तो चिल्ड्रन होता क्या है, सपोज ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज हाई हो जाए. अनरेगुलेटेड वोल्टेज अगर हाई हो जाएगा तो Zener डायोड के साथ क्या होगा, Zener डायोड का रिवर्स बायस बढ़ने की कोशिश कर रहा है. करेक्ट. अगर ये हाई हो गया मतलब Zener डायोड का रिवर्स बायस बढ़ने की कोशिश कर रहा है. अगर Zener डायोड का रिवर्स बायस बढ़ेगा तो Zener डायोड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा. अब क्योंकि Zener डायोड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गया है, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच के निकाल सकता है Zener डायोड अपने डिप्लीशन रीजन से. वो जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Zener डायोड के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है. अब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर खींच सकता है तो Zener डायोड का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि Zener डायोड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. Zener डायोड थोड़ा सा कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा. चिल्ड्रन थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की बात है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं. एक बार फिर से बताता हूं होगा क्या. देखो Zener डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ होता है. अब सपोज ये वोल्टेज बढ़ जाए, अगर ये वोल्टेज बढ़ेगा तो Zener डायोड के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. अगर Zener डायोड के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो Zener डायोड के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से निकाल देगा. अब जब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेल से खींच देगा तो Zener डायोड के पास और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. Zener डायोड के पास और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे मतलब Zener डायोड एक बेटर कंडक्टर की तरह काम करेगा, उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा. अब क्योंकि Zener डायोड का रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ है इसीलिए वो एक्स्ट्रा करंट खुद के अंदर ले सकता है. तो इसका वोल्टेज बढ़ने के कारण Zener डायोड का रेजिस्टेंस एक्चुअली में कम हो जाता है और Zener डायोड एक्स्ट्रा करंट अपने अंदर खींच लेता है. ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस में चला गया था. अब चिल्ड्रन वापस से सिलेबस की बात करते हैं. सपोज अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो जाए. अगर ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो गया है तो देखो नॉर्मली करंट तो 20 होना चाहिए, पर अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो गया है यानी वोल्टेज की कमी हो गई है. तो अब जो करंट आ पा रहा है वो सिर्फ 16 मिली एम्पियर आ पा रहा है. ओके, 25 की जगह सिर्फ 16 मिली एम्पियर करंट आ पा रहा है. क्यों? क्योंकि अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो गया. सपोज ये अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो जाता है, नॉर्मल केस है 20 पर आ रहा है सिर्फ 16. तो Zener डायोड क्या करेगा, 16 में से 14 तो लोड के पास पहुंचा देगा और खुद के अंदर सिर्फ 2 मिली एम्पियर लेगा. तो जब अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है, तो Zener डायोड खुद के अंदर का करंट सैक्रिफाइस करके लोड तक नेसेसरी करंट पहुंचा के लोड का वोल्टेज और लोड का करंट मेंटेन रखता है चिल्ड्रन. तो इस बात को मैं आपको रिटर्न में लिख के दे देता हूं. तो चिल्ड्रन वही बात मैंने यहां पे रिटर्न में लिखी हुई है. अगर अनरेगुलेटेड वोल्टेज कम हो जाए तो करंट कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो जाता है तो Zener डायोड खुद का करंट लेना कम कर देता है, लेकिन लोड तक सही करंट पहुंचाता है, तो लोड एकदम सही तरीके से चलता है. तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो लोड का करंट है और लोड का जो रेजिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा है. इसका मतलब लोड का वोल्टेज भी नहीं बदलेगा. द लोड विल कॉन्स्टेंटली गेट ए स्मूथ
रेगुलेटेड वोल्टेज। तो जीनर डायोड में ड्यू टू जीनर डायोड की वजह से, ड्यू टू जीनर डायोड द लोड will remain at same voltage and current। तो लोड अपना वोल्टेज और करंट मेंटेन कर पाता है ना, इसी को हम कहते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज। और चिल्ड्रन एक और बात, अगर आप फिर से वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट देखें तो जीनर डायोड इस तरह से रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है, और जीनर डायोड का वोल्टेज है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितना होता है। तो जीनर डायोड का वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन रीजन में होता है। वी मेक श्योर दैट द जीनर डायोड वर्क्स इन जीनर ब्रेकडाउन रीजन। तो अगर जीनर डायोड का वोल्टेज है जीनर ब्रेकडाउन रीजन जितना, तो जो लोड है लोड का वोल्टेज भी जीनर ब्रेकडाउन रीजन जितना होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो चिल्ड्रन याद रखना, जितना वोल्टेज इस डायोड का होगा उतना ही वोल्टेज लोड के पास भी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में है। और आप जानते ही हो कि ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज आसानी से चेंज नहीं होता। देखो मैं इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फिर से ड्रॉ करके बता देता हूं। ये देखो, इन सारे पॉइंट्स के लिए देखो, सबसे पहले तो जीनर डायोड को इस रीजन में ऑपरेट किया जा रहा है। इन सारे पॉइंट्स के लिए जो वोल्टेज है वो VZ है। तो जब तक जीनर डायोड इस रीजन में है तब तक जीनर डायोड का वोल्टेज चेंज नहीं होगा। जीनर डायोड का वोल्टेज चेंज नहीं होगा तो जीनर डायोड के साथ में पैरेलल में जो लोड लगा है, जो डिवाइस लगा है, उसका भी वोल्टेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा। तो चिल्ड्रन अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जीनर डायोड पे। ये सर्किट दिया है और सर्किट में आपसे पूछा है कि ये जो RS है इसकी क्या वैल्यू है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है IL, लोड में जो करंट फ्लो हो रहा है IL, इस लोड के करंट की क्या वैल्यू है। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में पूछी है। तो देखो चिल्ड्रन कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जीनर वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि ये 6 वोल्ट पे काम कर रहा है। तो हमें पता है जीनर वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब जो जीनर डायोड का वोल्टेज होगा सेम टू सेम इस रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आर लोड, इस आर लोड का वोल्टेज भी 6 वोल्ट होगा। अब आर लोड का वोल्टेज पता चल गया, इसका वोल्टेज पता चल गया है, और इसका रेजिस्टेंस भी पता है मुझे। द रेजिस्टेंस ऑफ लोड इज 1000 ohms। तो मुझे इसका वोल्टेज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो इसका करंट भी पता चल जाएगा ओम्स लॉ से। तो जो करंट ऑफ लोड है वो हो जाएगा V ऑफ लोड अपॉन रेजिस्टर ऑफ लोड। तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट अपॉन 1000, यानी कि 6 मिली एम्पियर। तो मुझे इसका वैल्यू पता चल गया 6 मिली एम्पियर। अब चिल्ड्रन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीनर डायोड का करंट दिया हुआ है, जीनर डायोड का करंट दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर। तो लोड के पास 6 है, जीनर के पास 3 है, तो यहां से कितना करंट एंटर हो रहा होगा I। यहां से जो करंट एंटर हो रहा होगा उसके दो टुकड़े हुए, 3 मिली एम्पियर और 6 मिली एम्पियर। तो I की वैल्यू है 3 + 6। तो करंट की वैल्यू है 9 मिली एम्पियर। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है 9 मिली एम्पियर। अब चिल्ड्रन मैं RS को फाइंड आउट करता हूं। देखो RS का करंट तो मिल गया 9 मिली एम्पियर। फॉर RS का करंट मिल चुका है 9 मिली एम्पियर। तो जो करंट है वो है 9 मिली एम्पियर। अब RS देखो किन वोल्टेजेस के बीच में बैठा है। RS बैठा है 10 वोल्ट और 6 वोल्ट के बीच में। तो वोल्टेज क्या है RS का? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। RS बैठा है 10 और 6 के बीच में,
तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 10 माइनस 6 4 वोल्ट। तो मुझे आरएस का करंट पता है, आरएस का वोल्टेज पता है, तो आरएस की वैल्यू पता चल जाएगी ओम्स लॉ से। रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज है 4 और करंट है 9 मिली एम्पियर। तो आरएस की वैल्यू होनी चाहिए 4000 बाय 9 ओम्स। ये होनी चाहिए आरएस की वैल्यू। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द Zener diode has Zener voltage 5 volt and it is rated for 10 milliampere, find value of RS for safe operation। RS की क्या वैल्यू है ये पूछा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि Zener वोल्टेज है 5 वोल्ट, यानी कि ये 5 वोल्ट पे काम करेगा। और जो Zener डायोड है इट इज रेटेड फॉर 10 मिली एम्पियर, यानी इसमें 10 मिली एम्पियर करंट जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा करंट Zener डायोड में नहीं जा सकता। तो Zener डायोड इज रेटेड फॉर 10 मिली एम्पियर का मतलब इसमें 10 मिली एम्पियर से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको पूछा है आरएस की क्या वैल्यू होनी चाहिए फॉर सेफ ऑपरेशन। तो चलन देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर इसका वोल्टेज 5 वोल्ट है तो लोड के पास भी 5 वोल्ट होगा। तो मुझे लोड की इंफॉर्मेशन मिल गई। फॉर लोड के लिए जो रेजिस्टेंस है लोड का वो है 2000, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसका वोल्टेज भी मुझे पता चल गया 5 वोल्ट। तो मुझे लोड का करंट पता चल जाएगा। तो करंट ऑफ लोड इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि 5 अपॉन 2000, यानी कि अगर मैं सॉल्व करूं तो आएगा 2.5 मिली एम्पियर। तो लोड में से जाना चाहिए 2.5 मिली एम्पियर। तो अगर यहां से 10 है, अगर यहां से 2.5 है, तो यहां से होना चाहिए 12.5 मिली एम्पियर। तो देखो 12.5 आएगा, उसमें से 10 इसके पास चला जाएगा और 2.5 इसके पास चला जाएगा। तो लोड का करंट पता चल गया, Zener का करंट दिया हुआ था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेन करंट पता चल जाएगा। अब आरएस की बात करते हैं। फॉर आरएस देखो आरएस किस वोल्टेज के बीच में बैठा हुआ है, आरएस 12 और 5 के बीच में बैठा हुआ है। तो जो आरएस है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आरएस को जो इफेक्टिव वोल्टेज फील होगा वो होगा 12 माइनस 5 यानी कि 7 वोल्ट। और आरएस का करंट भी पता है 12 मिली एम्पियर, 12.5 मिली एम्पियर। सॉरी मैंने गलती से आरएस लिख दिया, ये वोल्टेज है। तो वोल्टेज पता है आरएस का, करंट पता है आरएस का, तो आरएस की वैल्यू मिल जाएगी। रेजिस्टेंस होता है V बाई आई, तो आंसर होगा 7 अपॉन 12.5 मिली। तो आरएस की वैल्यू हो जाएगी 7000 अपॉन 12.5 ओम। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आरएस की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी।